हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनी क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये सीरीज यूपी लेखपाल के लिए चलाई जा रही है और इससे यूपी के कोई सा भी एग्जाम हो आप कवर कर सकते हैं। देखिए, यूपी लेखपाल तो एक कहते हैं कि एक जरिया है। बाकी इससे यूपी का कोई सा भी एग्जाम, किसी भी यूपी में एग्जाम देने बैठेंगे तो आप इससे कुछ भी कवर कर सकते हैं। एग्जाम से आपको बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि आने वाली 8 तारीख को यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है। यूपी 8, 9 और किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है और इसलिए आप इनको कवर करें। और मैंने इसलिए अच्छे अच्छे सेट दे रहा हूं और सारे क्वेश्चन PYQ है, आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, शुरुआत करते हैं और आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या दिया गया है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत माना जाता है, यह आपको बताना है। जैसे दिया गया है कि विटामिन ए का, विटामिन बी का, या फिर कार्बोलिक अम्ल, या फिर विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसका अच्छा स्रोत माना जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत माना जाता है गोल्डन राइस को माना जाता है। ये बात करेंगे कि गोल्डन राइस की जो खोज की थी वो किसने की थी। खोज के बारे में इसकी बात करेंगे। देखिए, इसकी जो खोज की थी वो की थी ईगो ईगो पोल्ट्रिक पोल्ट्रिक ईगो पोल्ट्रिक्स और पीटर बेयर। पीटर बेयर, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खोज की थी गोल्डन राइस की। और देखिए, ये जो हमारा ये जो गोल्डन राइस है इसको बीटा कैरोटीन पैदा करता है और ये विटामिन ए में तब्दील कर देता है इसको। किसको बात कर लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं इसको। गोल्डन राइस को मतलब किसको, इसको इसको मतलब गोल्डन राइस को, इसको बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन पैदा करता है पैदा करता है और इसको जो है जो विटामिन ए में तब्दील कर देता है, यानी कि इसको बदल देता है। ये पॉइंट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है। देखिए, इसमें जो हमारा दिया गया है कि बीटा कैरोटीन ये अनाज को पीला और नारंगी एवं सुनहरा रंग देता है। कौन सा बीटा कैरोटीन, ये अनाज के लिए बहुत ही प्रोटीन है, यानी कि बहुत ही फायदेमंद है। कौन सा, बीटा कैरोटीन। चलिए बात करेंगे आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। आपको बताना है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, सरयू नदी पर, गंडक नदी, राप्ती, या फिर घाघरा, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। देखिए, गोरखपुर जो हमारे स्थित है, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। बात करेंगे कुछ और शहर के बारे में, जैसे कि यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बचे हैं, जैसे कि आगरा हुआ, आगरा। बात करेंगे प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज की बात करेंगे तो इसको संगम भी कह सकते हैं, यानी कि संगम, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का मिलन होता है कहां पर, प्रयागराज में।
बात करेंगे वृंदावन भी हमारा इसी किनारे स्थित है, वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन के बाद इसकी बात करेंगे फिर हम इसमें, जैसे कि मथुरा आ जाता है, मथुरा। मथुरा के बाद फिर हम बात करेंगे जैसे कि बटेश्वर आ जाता है, यानी कि कहाँ लगता है, आगरा, आगरा, बटेश्वर। बटेश्वर कहाँ पड़ता है, ये भी आगरा में ही पड़ता है, ये एक प्रमुख शहर है आगरा का। बात करेंगे फिर कालपी, कालपी कहाँ पड़ता है, जालौन, कालपी। कालपी के बाद हम इसमें बात करेंगे कौशाम्बी की, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बात करेंगे फिर हमीरपुर, हमीरपुर। ये देखिए प्रमुख प्रमुख शहर थे जो मैंने आपको कुछ लिखवा दिए, ये ईटीसी यानी कि आदि। और फिर बात करेंगे अब हम, जैसे कि बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोमती नदी के बारे में भी। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, जैसे कि आ जाता है हमारा लखनऊ, लखनऊ। बात करने वाले हैं फिर आप इसकी जौनपुर, जौनपुर की। जौनपुर के बाद हम फिर बात करेंगे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बात करेंगे पीलीभीत, पीलीभीत। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। और सरयू नदी की आप बात है, सरयू नदी अयोध्या, अयोध्या। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपको बताना कौन सा है। बताएंगे सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। आपको दिया गया है कि इसमें समस्तपुर पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा हमारा डी, इसमें आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, लाख मतलब बड़ा। याद करेंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखना है, छोटी ट्रिक है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए लाख बहोसी ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता हमारा कहाँ पर, कन्नौज में। कहाँ पड़ता है, कन्नौज में, कन्नौज में ये पड़ता है। बात करेंगे इसके जो क्षेत्रफल है ये कितने उसमें फैला हुआ, ये लगभग 80 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला है। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। इसमें अगला हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इसमें अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि सिलिका रेत के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि नैनी, ये कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताएंगे आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका वालू या सिलिका रेत के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, उसमें हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, नैनी। नैनी कहाँ पड़ता है, ये प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे देखिए मिर्जापुर की, मिर्जापुर कालीन के लिए, कालीन, मिर्जापुर। बात करेंगे बांदा, बांदा के बारे में बात करेंगे। गेरू का आपने नाम सुना होगा, गेरू, गेरू। फिर उसके बाद आता सजर पत्थर, सजर पत्थर, ये सब कहाँ होता है, बांदा में। फिर आगे बात कर लेते हैं ललितपुर की। ललितपुर, ललितपुर में क्या आता है, लोह अयस्क, लोह अयस्क, लोह अयस्क कहाँ होता है, ललितपुर। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट ये कहाँ होता है, ये भी हमारा ललितपुर में होता है। बात करेंगे अब आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा, पारीक्षण तापीय परियोजना कहाँ स्थित, ये आपको बताना है, स्थापित की गई है। आपको बताना है कि पारीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि कन्नौज, सिंगरौली, ओबरा या फिर झांसी या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए ये हमारा स्थित की गई है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, झांसी में। कहाँ पर, झांसी में इसको स्थापित किया गया। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश में कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कितनी है हमारी, चार। कितनी है, चार हैं। बात करने वाले हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। एक आपने नाम सुना होगा अनपरा ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर है, सोनभद्र में। पहला कौन सा है, अनपरा। बात कर लेंगे अनपरा, अनपरा ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ये कहां पर है, सोनभद्र में। कहां पर है ये, सोनभद्र में। बात करेंगे अब आ जाता है एक आपने नाम सुना होगा हरदुआगंज, हरदुआगंज, ये कहां पर है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम हमने सुना होगा अलीगढ़ में। कहाँ है, अलीगढ़। इनको आप सभी को याद रखेंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करेंगे अगला कौन सा था, आपने नाम सुना होगा ओबरा का। ओबरा, ओबरा का आपने नाम सुना होगा। ये कहां पर, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, ये कहां पर है, ये आपने ये भी सोनभद्र में ही सुना होगा। कहाँ, सोनभद्र। ये भी कहाँ है हमारा, सोनभद्र में। और परीक्षा आपके सामने है जो झांसी में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला दिया गया है चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला। आपको बताना है कि चमड़े की वस्तु के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जैसे दिया गया कि आगरा और कानपुर, सोनभद्र और प्रयागराज, जौनपुर और रामनगर, या फिर मुरादाबाद और लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा इसमें चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चमड़े की वस्तु के लिए कौन सा जाना जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा हमारा आगरा और कानपुर। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आगरा और कानपुर। बात कर लेते हैं, देखिए कोयला, कोयला ये कहां पर होता है, सोनभद्र में। कहां पर, सोनभद्र में। बात करेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ होता है, ये भी हमारा होता है सोनभद्र में। चूना पत्थर सोनभद्र में। बात करेंगे बॉक्साइड, बॉक्साइड भी, ये भी हमारा सोनभद्र में होता है। बात करने वाले हैं सोने की, सोना कहाँ पर, ये भी हमारा सोनभद्र में ही पाया जाता है। और एक रामगंगा के मैदानी उसमें रेत में पाया जाता है। चलिए और देखिए बात करेंगे कुछ आगे। अभी आपको बताना है, देखिए सोनभद्र, सोनभद्र ऊर्जा की राजधानी, सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं, सोनभद्र को। ये किसे कहते हैं, सोनभद्र को कहते हैं ऊर्जा की राजधानी। राजधानी किसे, सोनभद्र को। बात करेंगे देखिए चिकन करी, लखनऊ, चिकन करी कहाँ होते हैं, लखनऊ, चिकन करी लखनऊ। और बात कर लेते हैं खाने के लिए भी हमारा लखनऊ ही प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं जो ऐतिहासिक स्थल या इमारतें होती हैं, ये कहाँ पर है, ये भी ज्यादातर हमारे लखनऊ है। बात करेंगे मुरादाबाद की, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए। आप सभी जानते हैं कि पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल। और बात करेंगे लखनऊ, जो मैंने आपको ही बताया था, चिकन करी। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है। ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पिन कोड है वो क्या है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। और आपको बताना है कि उस पिन कोड की शुरुआत किससे होती है। बताइएगा, ऑप्शन जैसे दिया जाएगी 2, 3, 4, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड है उसकी शुरुआत किस अंक से होती है।
देखिए आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड की शुरुआत होती है वो होती है हमारी 2। अंक कौन सा है हमारा? दूसरा। जैसे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जैसे कि और बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो कोड है उसका जो अंक है वो कौन सा है? ये इसका कोड है 4। बात करने वाले हैं दिल्ली। देखिए कुछ जानकारी भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको फायदा देगी। दिल्ली के लिए 1। बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के लिए आ जाता है इसका 12। बात करेंगे बिहार की। बिहार में क्या है? 8। बिहार का 8। देखिए दोबारा सुनिएगा, उत्तर प्रदेश आ जाता है 2, महाराष्ट्र 4, दिल्ली 1, हरियाणा 12 और बिहार 8। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य की कुल जनसंख्या है जो उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया कि 98.8% या फिर 77.7% या फिर 78.8% या फिर 83.3% या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 19,98,12,341। लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वो थी हमारी 19,98,12,341। देखिए दोबारा सुनिएगा, 19,98,12,341। ये हमारी 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है। आगे बात करेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या है कि थारू जनजाति में वर व वधू पक्ष की तरफ से विवाह तय होने पर, विवाह तय हो जाने को क्या कहते हैं? यानी कि जब वर और वधू की तरफ से जब एक दूसरे का जो शादी पक्की होती है, जिसे हम कहते हैं शादी पक्की हो गई भाई, तो उस चीज को ये थारू जनजाति में क्या कहा जाता है? शादी को पक्की होने में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए शादी पक्की हो जाती है जैसे कि दिया गया इसमें कि बदला प्रथा विवाह या फिर पक्की पोड़ी या फिर छोपा या फिर गठजोड़, ये आपको बताना है। बताएंगे कि थारू जनजाति में वर और वधू के विवाह को तय हो जाने पर क्या कहते हैं? देखिए उसमें कहते हैं इनको पक्की पोड़ी। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, पक्की पोड़ी कहा जाता है। ठीक है, थारू समुदाय के लोग जो पाए जाते हैं भारत में वो कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारा नेपाल वाला क्षेत्र का है, तराई क्षेत्र जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो थारू जनजाति है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो नेपाल का तराई क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये तराई क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा मिलेंगे ये लोग। बात करेंगे ये कहाँ कहाँ रहते हैं भारत में, जैसे कि दिया गया है कि उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड, यूपी और एक ये बिहार साइड, बिहार में, बिहार, ये इन 3 जगह पर ज्यादा मिलेंगे। थारू जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं, थारू समुदाय जो लोग हैं वो आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? ज्यादातर वो रहते हैं किस पर आश्रित रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं? ये रहते हैं वनों पर। किस पर निर्भर रहते हैं ये थारू समुदाय के लोग? ये रहते हैं वनों पर निर्भर रहते हैं। थारू जनजाति के लोग वनों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। थारू समुदाय के मुख्य पकवान, थारू समुदाय के जो मुख्य पकवान हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य पकवान क्या है इनके? ये दिया गया है इनके बगिया या फिर डिगरी तथा घोंगी, ये इनके मुख्य पकवान माने जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है?
अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का गठन किया गया था वो कब किया गया था। 8 मार्च 1950 को, 8 मार्च 1952 को, 8 मार्च 1951 को, 8 मार्च 1955 को। आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च 1952। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि 1964 में, या फिर 1865, 1866, 1867 में। बताएंगे कब हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1866। ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1866 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 में कोलकाता, जिसे बोलते हैं मद्रास बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और जब आगरा में इसको लाया गया था तो 17 मार्च 1866 को उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसको उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अब बताइएगा अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया गया है। और देखिए इलाहाबाद इसको कब लाए थे, इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। 11 मार्च 1919, 11 मार्च 1919 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में इसकी परिभाषित किया गया था, 11 मार्च 1919। चलिए अब बताइएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। आपको बताना है कि थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी हर्ष ने अपनी राजधानी। देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, ये की थी इन्होंने, जैसे दिया गया ऑप्शन प्रयागराज, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगृह। इसमें जो स्थानांतरित की गई थी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कहाँ पर, कन्नौज में, कन्नौज में की थी। चलिए आगे देखिएगा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा शहर बसाया था। आपको बताना है कि आगरा शहर किसने बसाया था। ऑप्शन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर बहलोल लोदी, या फिर सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए किसने बसाया था, ये बसाया था हमारा, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। कब बसाया था, 1504, 1504 ईस्वी में इसको बसाया था। चलिए अब देखिए दिल्ली, जो सिकंदर लोदी था ये कौन था, दिल्ली सल्तनत का एक अफगान सुल्तान था, एक अफगान सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। कौन, एक अफगान सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर ने 1489 से 1517 पर दिल्ली पर स्थान स्थित की तरह। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो सिकंदर लोदी है 1489 से 1517 तक इसने शासन किया था। अब देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताइएगा। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में इसका मकबरा स्थित है। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी और उसका बेटा जो इब्राहिम लोदी है उसका फिर उसके बाद उत्तराधिकारी वही बना था। चलिए अब देखिएगा आगे क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जितनी बात मैंने आपको बताई है आपको वो नोट करनी है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है अगला कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्न में से इनमें से किस लोक नृत्य से है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस का संबंध ब्रजमंडल से है। आपको जैसे दिया गया कि चरकुला, छोरिया, जोगनी, नटवरी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ब्रजमंडल का जो संबंध है वो किससे है, वो है चरकुला नृत्य से। किससे, चरकुला नृत्य से। महिलाएं इसमें 108 दीपक लेकर के 108 दीपक जला करके अपने सिर पे रखती हैं और उसमें नाचती हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है। आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो कौन सा है। जैसे कि दिया गया है कि धोबिया, राई,
या फिर भायरा या उपरोक्त सभी। बताएंगे इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के ये सारे ही लोक नृत्य जो है प्रमुख है, जैसे कि ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धोबिया, राई, एक इसमें आ जाता है जैसे कि चरकुला, विदेशिया, ये सब इसी के नृत्य हैं। चरकुला भी इसी में आ जाता है, विदेशिया भी इसी में आ जाता है। अब बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसमें हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। जैसे कि दिया गया कि गंग नहर, आगरा नहर, या फिर शारदा नहर, या फिर रामगंगा नहर, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा हमारा सी। इसमें राइट आंसर जाएगा शारदा नहर। ये कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। आगे बात करेंगे और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 938 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जैसे दिया गया कि श्रावस्ती, सीतापुर, पीलीभीत, महाराजगंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सीतापुर जिला है ये हमारा जो है नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, वो हमारे 7 जिले हैं। कौन से, 7 जिले। बात करेंगे कौन कौन से। पहले देखिए आया था पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर। ये हमारे 7 जिले हो गए। कौन कौन से, दोबारा सुनिएगा। पीलीभीत आया था, श्रावस्ती, फिर आता महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और एक बलरामपुर। ये कितने हो गए हमारे 7 जिले ये हो जाते हैं। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि दिया गया है कि 4, 5, 6 या 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, ये हमारे ऑप्शन आ जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन कितने आ जाएंगे, 4। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कौन कौन से। देखिए पहला आ जाता है हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये हमारा कहाँ पर है, ये कानपुर में। फिर आता है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये हमारा कहाँ है, कुमारगंज। कुमारगंज कहाँ, फैजाबाद। कहाँ पर, फैजाबाद में। बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, मोदीपुरम। मोदीपुरम कहाँ, मेरठ में। बात करेंगे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, बांदा में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1999 से 2000, या फिर 2000 से 2001, या 2001 से 2002, 2002 से 2003, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा 2001 से 2002। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 2001। 2000 से 2001। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, अलीगढ़, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपको बताना है कमेंट करके जरूर, और इसका आंसर जरूर देना है। और बताइएगा आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, ये आप जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपने प्रैक्टिस सेट अगले नेक्स्ट। तब तक के लिए राधे राधे।